अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कराची ने सियासी करवट बदल ली है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी शहर की नई सियासी हकीकत बनकर सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी सन 70 की दहाई के बाद पहली मर्तबा कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, जबकि एमकेएम के बायकॉट के बाद पीटीआई की चमक दमक जैसे मांद पड़ चुकी है। अब तक तमाम कराची की तमाम यूसीज के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 सीटें जीतकर तमाम तर सियासी मुखालिफिन पर बर्तरी वाज़े कर चुकी है। जमात इस्लामी 86 सीटें जीतकर शहर की दूसरी सबसे नुमाया जमात बनकर सामने आई है। कराची साहब इंतखाबात में 2 नशस्तें जीतने वाली तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 40 यूसीज जीत सकी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने भी कराची बल्दियाती इलेक्शंस में 7 नशस्तें जीते हैं, जबकि 3 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार और 3 पर JUI फे के उम्मीदवार फतहमंद रहे हैं। तहरीक लब्बैक ने 2 और महाजर कौमी मूवमेंट ने 1 नशस्त जीती है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस वक्त मेयर की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ दिखाई देती है, लेकिन जमात इस्लामी जोड़ तोड़ के साथ नताइज में हेरा फेरी का इल्जाम लगाकर पूरे मुल्क में एहतजाज बर्पा किए हुए हैं। मंसूरा में भी अहम इजलास तलब किया गया। हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे तो जीता हुआ तस्लीम करें। हाफिज नईम का कहना था कि सिंध हुकूमत ने नताइज दुरुस्त ना किए तो हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से फैसला करा लेंगे। सईद गनी के इल्जामात के जवाबात में आज सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके इल्जामात के जवाबात दे रहे थे और कह रहे थे कि मकाइज तब्दील करने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जमात इस्लामी को हमारी सोच से ज्यादा नशस्तें मिली हैं। अब ये शकवा जवाब शकवा कैसे हो रहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखना है। कमीशन ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया, तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है, धरनों का और घेराव का रास्ता भी मौजूद है। ये हमारा आईनी हक है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तुम कौन होते हो हमारा मैंडेट हमसे छीनने वाले। जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, ये आपका हक है। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। अब कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद नताइज बदलने और धांधली के इल्जामात की सियासत शुरू हो चुकी है। कल मुकम्मल नताइज आने से कबल ही सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने इस खदशे का इजहार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तब कोई भी पार्टी अक्सरियत में नहीं थी। उन्होंने तमाम जमातों से दरखास्त की थी कि इस बार जिसका मर्जी मेयर आ जाए, जो जमात मर्जी अपना मेयर मंतखब कराए। रिजल्ट के बाद रोड़े अटकाने और रोने धोने की सियासत की बजाय शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। उनका खदशा था कि आज जमात इस्लामी पीटीआई के नताइज तस्लीम न करने के ऐलान से जो दुरुस्त साबित हो रहा है। इमरान खान भी बल्दियाती इंतखाबात में बुरी शिकस्त पर बरहम है। उन्होंने तमाम सूबाई क़यादत को लाहौर तलब किया, जिसमें उनसे आइंदा के लाएमल और जमात इस्लामी से इत्तेहाद पर गौर हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल ने एतराफ़ किया है कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हमारी तंजीमी कोताही और कमजोरियां थी। वो बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि असल में उनके अपने यहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक मेयर कराची एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज इस वक्त हमारे सामने हैं, पीपल्स पार्टी आगे है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, पीटीआई तीसरी नंबर की जमात है। आपको नहीं लगता कि इन इंतखाबी नताइज की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन या किसी और से ज्यादा खुद एमकेएम पाकिस्तान पे है, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो ये नताइज सामने आए? देखिए, हमारे रीजंस हैं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। हम खुद बायकॉट के अगेंस्ट रहे हैं हमेशा, मगर जब हालात ऐसे हो जाएं कि आप अपने सामने प्री पोल रिगिंग देख रहे हैं, अपने हल्का बंदियां जिस तरह से यहाँ मैनेज की गई, और हमने अपना केस जो है वो हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सबके सामने रखा, और फिर पीपल्स पार्टी की जो सियासी क़यादत है सूबाई उसके सामने रखा, और हमने अपना केस मनवाया उनसे। ऐसा नहीं है मनवाया नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस मनवाया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि आप हुकूमत सिंध से रुजू करें। हम लोकल क़यादत के साथ बैठे पीपल्स पार्टी की, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ एम्बिग्विटीज़ हैं यूसीज़ में, फॉर्मिंग ऑफ यूसीज़ में। तो जब इतना कुछ हो जाए और उसके बाद आपके सामने सब कुछ धांधली हो रही हो, तो हाउ यू कैन कॉन्टेस्ट दैट इलेक्शन? अच्छा वसीम अख्तर साहब, अब आपका मुकदमा ये है नजर आ रहा है मनपसंद हल्का बंदियों का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात को हुआ है। आपकी आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के कोट किए हुए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एमकेएम 2015 में 11,83,000 वोट हासिल कर पाई थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1,86,000 वोट लिए थे। उस वक्त आबादी और आज की आबादी तकरीबन 2 गुना का फर्क है।
उस वक्त पीपल्स पार्टी के वोट 1,86,000 थे, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट 2,82,000 हैं, यानी आबादी डबल हुई तकरीबन, तो वोट डबल हुए उसी तनासुब के साथ। तो पीपल्स पार्टी को क्या ज्यादा फायदा हो गया सर? देखें, उसने जो मैनेज किए 25 यूसीज, जो उनके एरियाज थे जहां वो समझते थे कि वो जीतेंगे, उन्होंने ऐसी यूसीज बनाई जिसमें आबादी 20 से 25,000 30,000 की रखी गई। हमारी यूसीज 80 से 90,000 पे रखी गई। हमारी एक यूसीज 1 वोट, उनकी 3 यूसीज 3 वोट। इस तरह से इन्होंने मैनेज किया, ये जो आपको नंबर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मुज़फ़ाती इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वो उन्होंने शहर में डाल दिए। 22 सीटें रूरल एरियाज़ की शहर में ले आए और 33 सीटें हैदराबाद में रूरल एरियाज़ की शहर में ले आए। तो अगर ये प्री पोल रिगिंग नहीं होती तो मैं नहीं समझता 20 से 25 से ज़्यादा यूसीज मिलती पीपल्स पार्टी को। ये तो टोटल मैनेज था अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन। उस वक्त दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर की जमात थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है। एमकेएम के बायकॉट से जो नुकसान इस वक्त हुआ है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। तो आप क्या देखते हैं, क्या ये भी प्री पोल रिगिंग की जद में आ गई है? देखिए, मैं नुकसान फायदा नहीं देख रहा हूं किसी का भी, मैं किसी का नुकसान फायदा नहीं देख रहा हूं। मैं तो अपना केस आपके सामने रख रहा हूं। आइन के अंदर ये आइन गारंटी देता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इसका पाबंद होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। आपने 15 तारीख को इलेक्शन कंडक्ट होता हुआ देखा इस शहर में। एक पीटीआई के एमपीए सील तोड़ रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं बैलेट बॉक्स की। गलियों के अंदर बैलेट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, बैलेट पेपर्स नजर आ रहे हैं। ये कौन मानेगा इसको फेयर इलेक्शन? ये कहां का इलेक्शन है? इस तरह से होते हैं इलेक्शन क्या? एमकेएम नहीं मान रही, मोहरें लग रही हैं, नहीं मान रही, ठप्पे लग रहे हैं। इस पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। मरकज में आपका इत्तेहाद है पीडीएम के साथ और फिर आप मुखालिफत में खड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यहां पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पीटीआई का मौक़िफ़ है। इस हवाले से सुने, इस हवाले से तो मैं फेवर और अगेंस्ट नहीं जाऊंगा कि मेरा इत्तेहाद है। अगर कहीं गलत कर रहा होगा कोई, इवन नून भी अगर कहीं गलत कर रही होगी तो मैं तो आवाज उठाऊंगा उसके खिलाफ। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो सही है वो सही है, जो गलत है उसीलिए तो स्टैंड लिया। लेकिन आखिरी वक्त तक सिंध हुकूमत ने कोशिश तो की, इलेक्शन कमीशन को लिखा भी, उन्होंने कैबिनेट का इजलास भी बुलाया, उसके अंदर फैसला भी हुआ, इलेक्शन कमीशन नहीं, जो हम चाहते थे, जो वो कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। डीलिमिटेशन, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको आप लेजिस्लेशन के थ्रू असेंबली से अलग करवा देते, सब ठीक हो जाता। और जो आपने हमारी 53 यूसीज एक्सेप्ट की हैं कि इनमें एम्बिग्यूटीज हैं, तो उसको मैनेज करते, फिर बात करते। जिस तरह से इस्लामाबाद में अगर आप केस देखें तो उन्होंने अपनी यूसीज बढ़वाई हैं और वो कामयाब हुए हैं। हमें इलेक्शन से भागने वाला मामला नहीं था। हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े शहर के इलेक्शन हो रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हों। ठीक, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट है। 2017 के सेंसस का मामला है, डिलिमिटेशंस, और ये बड़े अरसे से चलता आ रहा है। इलेक्शन कमीशन में उज़रदारियां भी, चैलेंजेस भी, सारा कुछ। ये मामला इलेक्शन कमीशन वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा रहा रादर देन पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, ऐसा नहीं है। ये आप टेक्निकल चीज़ जो आप जिस आंखों से, जिस चश्मे से देख रहे हो ना, हम जानते हैं पीपल्स पार्टी को। उसने 2021 दिसंबर से ये काम शुरू कर दिया था। हमारे पास, हम ग्राउंड पे हैं, हमें नीचे से खबरें आ रही थी कि ये मैनेज कर रहे हैं। पॉपुलेशन जहां अपनी यूसीज हैं वहाँ पॉपुलेशन कम रखी हुई है। हमारी यूसीज में 73, 75, 85, 95 तक पॉपुलेशन की यूसीज बनवाई हैं इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ सिंध टाउन की नंबर ऑफ यूसीज इलेक्शन कमीशन को भेजता है, वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन यूसीज फॉर्म कर देता है। तो ये सारा मैनेजमेंट किया गया था और फिर ऑन द टॉप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला दिया आपने। हैरत की बात है, ये एक कब्जा किया है आपने कराची हैदराबाद। हैरत की बात है, इतनी पक्की खबर होने के बावजूद आप उस एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करके आ गए थे। नहीं, वो उससे पहले था। हमारी नेगोशिएशन में हमसे ये वादे कर रहे थे कि हमारी जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर ये शेक मौजूद है
कि हल्का बंदियां म्यूचुअल कंसेंट से की जाएंगी, ये लिखा हुआ है हमारे पास, और हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप में जाना है, तो पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है हमें। तो जख्म दर जख्म खाने के बाद, गहरे घाव होने के बाद भी आप मरकज में खड़े हुए हैं हुकूमत के साथ। देखिए, मैं ये काम भी कर सकता हूं, मगर मैं अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा। जो हालात हैं, घाव तो सारी जमातों से खाए हुए हैं, जो तीनों बड़ी जमातें हैं, मगर हमारी मजबूरी है। मैं अगर इलाक करूंगा या किसी से एग्रीमेंट करूंगा तो इन्हीं तीन जमातों में से किसी से करूंगा, चाइना से तो नहीं कर सकता एग्रीमेंट में। तो वसीम अख्तर साहब, आप इंतखाबात 2023 भी डोर नॉकिंग कर रहे हैं, मतलब इलेक्शन ईयर है, इलेक्शंस दरवाजे पे दस्तक दिए हुए हैं, एमक्यूएम का इत्तेहाद हो गया है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि एमक्यूएम का ये इत्तेहाद जो धड़े मिले हैं, अब ये भी मुझे कहने दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं सिफर जमा सिफर बराबर सिफर है, क्या कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे आप 2023 के इंतखाबात के अंदर? इंशाल्लाह। देखें, ये हमारा फ़र्ज़ था जो हमने क्या ना हैमरिंग की है, ये गलत इकदाम किया था पीपल्स पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इस पे हमने आवाज़ बुलंद की, हमारा मैंडेट इंटैक्ट है इंशाल्लाह। और जैसे कि आपने कहा कि हम जो जमातें हमसे चली गई थी, जो लोग चले गए थे वो वापस आ गए हैं, आ रहे हैं, तो और मजबूती आएगी। और 2023 का इलेक्शन बस ये देखना है कि जो 15 तारीख का इलेक्शन कराची हैदराबाद का हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि सो मोटो लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए इसको कि अगर 15 का बल्दियाती इंतखाब इलेक्शन कमीशन इस तरह से कराएगा कि बैलेट पेपर सड़कों पे नजर आ रहे होंगे, बैलेट बॉक्सेस सड़कों पे नजर आ रहे होंगे, तो 23 का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करा सकता है ये? इलेक्शन कमीशन इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, आई थिंक कैपेसिटी नहीं है उसके पास ठीक, कि वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवा दे। ठीक, ये दरखास्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, पॉइंट टेकन। वसीम अख्तर साहब, लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपकी दानिश में किस जमात का मेयर बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कोई भी नहीं है, कोलिशन में जाना पड़ेगा, किसका इत्तेहाद होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी मेयर आए उसके पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होने चाहिए, अदरवाइज तो ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी कि इलेक्शन हुआ, जैसे तैसे इलेक्ट कर लिया गया और वो कुर्सी पे बैठ जाएगा। क्या कराची के मसाइल हल होंगे? अगर सपोज पीपल्स पार्टी का आ जाता है मेयर, पीपल्स पार्टी तो 14 साल से ऑलरेडी है इस सूबे में, कराची का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो पीपल्स पार्टी के पास है। मेयर आएगा तो ज्यादा एम्पावर्ड नहीं होगा कि सूबे में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा, तो एम्पावर्ड ज्यादा होंगे फाइनेंशियली। तो मेरे भाई 2.5 साल से मुर्तज़ा वहाब थे एडमिनिस्ट्रेटर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्या चेंज आ गया कराची में 2.5 साल में? ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आई थैंक यू फॉर योर टाइम। साबिक मेयर कराची एमक्यूएम पाकिस्तान रहनुमा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची की आवाम ने 70 की दहाई की तारीख दोबारा रकम की है, और ये कराची वालों की फहमो फरासत का मुंह बोलता सबूत भी है कि उन्होंने इस बार ऐसी पार्टी को अक्सरियत दिलाई है जिसकी अब कराची नहीं पूरे सिंध में जड़ें मजबूत हो रही हैं, जिनकी सूबाई हुकूमत है, और ये हुकूमत उस जमात का बनने वाला मेयर कराची के अवाम के तमाम मसाइल हल करने की पोजीशन में भी होगा। वो कि वसीम अख्तर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ना तो फंड्स का मसला होगा, सूबे में भी हुकूमत होगी, मेयर भी उसी जमात का होगा, तरक्याती मनसूबे के लिए सूबाई हुकूमत के मिन्नत तरले नहीं करने पड़ेंगे। इससे कबल कराची के जितने भी मेयर्स मुंतखब हुए, उनका अलमिया यही था कि वो हमेशा वसाइल का रोना रोते थे, वो कभी फंड्स ना होने का रोना रोते थे, कभी इख्तियारात ना होने का शिकवा करते थे। अगर उनको कभी फंड्स मिल भी जाते तो निचली सतह पर मुंतकिल होने से कबल ही गायब कर दिए जाते थे। इस बार पीपल्स पार्टी दही सिंध के अलावा शहरी इलाकों की भी अक्सरियती जमात बनकर उभरी है। कराची में जमात इस्लामी इस वक्त दूसरी बड़ी जमात है। मुनासिब तो यही है कि दोनों बड़ी जमातें मिलकर मुतफ़िका मेयर लाएं, ताकि सियासी धमा चौकड़ी से हटकर आवाम की खिदमत पर भी कुछ तवज्जो मरकूज हो। लेकिन जमात इस्लामी अगर पीटीआई के साथ मिलकर कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगी तो इस इत्तेहाद का हशर 2013 के केपी में होने वाले इत्तेहाद से मुख्तलिफ नहीं होगा। जमात इस्लामी 2 बार कराची के मेयर की कुर्सी पर बराजमान रह चुकी है, और इस तरह उन्हें शहरी इलाकों के मसाइल से निपटने का वसी तजर्बा भी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सूबे शिरकत गैर हुक्मरान है और विफाक में इत्तेहाद का हिस्सा है, इसलिए इख्तियारात और फंड्स उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो शहर कायद में बल्दियाती हुकूमत का आगाज़ 1933 से हुआ, और जमशेद नसरवाजी कराची के पहले मेयर मुंतखब हुए, जो आज भी मेमार कराची तस्लीम किए जाते हैं। 1933 से 62 तक कराची के 22 मेयर मुंतखब हुए। 62 के बाद कराची में म्यूनसिपैलिटी निज़ाम तब्दीलियों का शिकार होकर मुअत्तल हुआ और इंतखाबात का ये सिलसिला रुक गया, जिसके बाद बल्दिया उज़्मा का जो दोबारा ज़ियाउल हक के दौर में हुआ आगाज़ हुआ, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार अफगानी मेयर मुंतखब हुए थे। मेयर अफगानी के दौर से कराची में फ्लाईओवर बनने का आगाज़ हुआ। इस तरह पार्कों में
और खेल के मैदानों का कब्जा माफिया से बचाने में अहम किरदार अदा किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार 1988 में कराची के मेयर मुंतखब हुए। उस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी। फारूक सत्तार ने शहर की सफाई सुथराई से काम का आगाज किया। उस वक्त MKM के सफ़े अव्वल के रहनुमा और कारकुन खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते और दरख्त लगाते थे। फारूक सत्तार के दौर में कच्ची आबादियों की लीज का सिलसिला शुरू हुआ और 100 से ज्यादा लीज की गई। वाटर बोर्ड मेयर के पास था। पानी की फराहमी का मंसूबा शुरू हुआ। अब K2 शुरू किया गया। इस दौरान फ्लाईओवर्स बनने का सिलसिला भी जारी रहा और अहम बात यह थी कि बरसाती नालों की सफाई वक्त पर होती थी और कचरा डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता था। 2001 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पहले नाजिम जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान मुंतखब हुए। मुशर्रफ का दौर था और फिर हमने देखा पै दर पै उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आए 2006 में, जिसके बाद वसीम अख्तर को इंतजाम सौंपा गया, मेयर मुंतखब हुए। अब जो भी मेयर आएगा कम अज कम जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि एम्पावरमेंट का, इख्तियारात का रोना ना रोए और शहर कायद के बासियों के लिए कुछ करे तो फिर ही इस शहर की और इस शहर में बसने वालों की किस्मत और मुकद्दर बदल सकता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्की सियासी मंजरनामे पर इस वक्त क्या हो रहा है, पंजाब की सियासत पे क्या हो रहा है और फिर मरकज में इमरान खान साहब क्या स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं, कैसे नकब लगाने की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता 10 माह से अपने मैके यानी सड़कों पर थी, आखिरकार पिया घर सुधारने यानी कौमी असम्बली जाने पर आमादा हो गई है। इस सारे असना में घर के सभी बड़ों ने उन्हें असम्बलियों में वापस आने का मशवरा दिया। हुकूमत ने 12 पैगामात भेजे कि बैठकर मामलात को सुलझा लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अपने संजीदा अरकान भी खान साहब को असम्बली में वापसी का मशवरा देते रहे। सारे अरसे में जितनी भी कानून साजी हुई, खान साहब ने इसको भी जाली करार दिया। लेकिन जब अदालत का रुख किया तो अदालत ने भी यही सवाल पूछा कि हुजूर वाला जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप कहां थे। आज भी अदालत ने नैब तरामीम केस में यही सवाल उठाया है कि अब आप असम्बलियों में वापस आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, इस हवाले से पूछ कर बताएं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक स्ट्रैटेजी लाहेअमल बता दिया है। वो क्या कहते हैं जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। परवेज खट्टर साहब की सरबराही में हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि स्पीकर के पास जा रही है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये 3 जो ऑफिसेज हैं ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान को दिए जाएं और उन्हें जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा इन 3 ओहदों के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत के जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। इस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया। इस सारे मामले पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, काफ लीग PTI में जब होने जा रही है, इस हवाले से कोई हतमी लाहेअमल तय हो गया है, फैसला हो गया, या फैसला होना भी बाकी है? जी, असल में इसके ऊपर पिछले दिनों से गौर हो रहा था और ये इंटायरली डिपेंड करता है काफ लीग और उनके जो मेंबरान हैं कि वो मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करना चाहते हैं। मैं अपना ज़ाती ओपिनियन मैंने ट्विटर पे भी दिया था कि उनके लिए ये बेहतर है कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो जाए और एक एतमाद की फजा जो कायम हो जाए और एक चीफ हो पार्टी का जिसके तहत सब लोग मिलकर काम करें और कानूनी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी एक ही डिसिप्लिन के अंदर रहना वो ज्यादा मजबूत हुकूमत को बनाता है। वरना अगर यानी जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मसाइल पैदा होते रहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आज चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा है कि कोई बैकडोर बातचीत चल रही है, कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है और इलेक्शंस कब होने हैं, क्या होना है, ये चंद ही रोज में पता चल जाएगा। क्या वाकई कोई बैकडोर चैनल इस वक्त ऑपरेट कर रहा है PTI का? पहली बात तो आप ये जान लेना कि 2 असम्बलियां तो आइंदा 2 रोज के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील हो जाएगी। चुनांचे ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि 2 असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज के अंदर कराना ऐन आइन का तकाजा है कि सरे मुंह इससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बराह रास्त बात करना चाहे, वो खुफिया जराए से बात करना चाहे। मैं तो रिकॉर्ड के ऊपर पहले कह चुका हूँ कि आप जिस तरीके से भी बात करना चाहते हैं, ओपनली करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसमें अवाम का एतमाद शामिल होता है। और अगर खुफिया तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा नुक्ता सिर्फ यह है कि आपके साथ गुफ्तगू हो सकती है तारीख इलेक्शन की तय करने के लिए, और वो इंशाल्लाह हम उसके लिए खुला दिल रखते हैं। जिस दिन वो कह देंगे कि ये तारीख है या कमोबेश ये तारीख हो सकती है तो इंशाल्लाह ताला नेगोशिएशंस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास ये ऑप्शन
बातचीत जी जी ऑप्शन है आप। अब बातचीत या यकीन दहानी का ही सबर समझा जाए कि खान साहब ये कह रहे हैं कि वो नेशनल असेंबली में जाने के लिए भी तैयार है? देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना जी, कुछ हमने इतनी ऑप्शन सामने रखी हैं कि ये यकीन आ जाए पाकिस्तान की कौम को कि हम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है सवाए इंतखाबात के, हम ये समझते हैं। और 79% पब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो ये समझती है कि इंतखाबाती मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद हल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जुबान खल्क को नकारा खुदा हमें जानना चाहिए और हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इसके नतीजे में आप फिर यानी मुल्क के अंदर भी एक की फजा कायम कर सकेंगे और बैरूनी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का वकार इस वक्त खराब हुआ है उसके सामने भी एक बावकार कौम की हैसियत से हम जा सकेंगे और इसके बेहतरीन नताइज होंगे। हमें मालूम है कि 2-3 साल के लिए आगे बहुत मुश्किलात हैं, हम ये जानते हैं, इसके बावजूद समझते हैं कि फ्रेश मैंडेट जो है वो आलमी बरादरी के लिए एक ऐसा पैगाम होगा। देखिए सूबाई असम्बलियों के अंदर तो इंतखाबात कराना 90 रोज की आईनी बंदिश है, लेकिन मरकज में इंतखाब कैसे कराएंगे? वहां तो आप असम्बली में वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी यकीन दहानी की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं कि हमने ऑप्शंस रखे हैं। आप हमारे साथ अगर बात करना चाहते हैं तारीख के ऊपर, हम वहां पे वापस चले जाते हैं। हम वापस जाएंगे, हम अपना क्लेम करेंगे ऑपोजिशन लीडर, हम वापस जाएंगे। हम वहां पे जाके अगर आप नेगोशिएट करना चाहेंगे, हम नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो रवैया इख्तियार किया है कि अगर कासिम सूरी ने यानी उसके ऊपर ऐवान के अंदर मौजूद लोगों के खड़े होके कहने के बाद इस्तीफे कबूल कर लिए थे, तो इन्होंने उनको प्रोसेस क्यों नहीं होने दिया? और मैं ये सवाल करता हूं इनके सामने कि राजा परवेज अशरफ साहब ने 9 लोगों को सुने बगैर, कंसेंट लिए बगैर, उनकी जाती तहरीर के बगैर किस तरह इस्तीफे मंजूर कर लिए? इतनी बड़ी ये तजादात की मतलब एक गठड़ी है जो इनके सामने खुली हुई पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद आप मरासला सरकार या इंपोर्टेड हुकूमत को मानने के लिए तैयार हैं? ये मानना नहीं है, ये रास्ता निकालना है। अब साहब इस चीज को तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया, मेरे जैसा आमी भी समझता है कि हम अगर कोई ऑप्शंस दे रहे हैं तो रास्ता निकालने के लिए दे रहे हैं, वरना जाहिर है जब इनसे एतमाद के वोट का कहा जाएगा तो पता चल जाएगा। आपको मालूम ही है नीचे क्या सूरत हाल है, कौम किस कदर तंग है इन लोगों से। वो तो कहते हैं इससे पेशतर कि आप एतमाद का वोट लेने का कहें, हम खुद भी ले सकते हैं, हम दिखा देंगे नंबर्स पूरे हमारे नेशनल असेंबली में। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ न जी, ये सारी कहने की बातें होती हैं। पंजाब के अंदर क्या कुछ नहीं कहा, वो बाहर बैठे हुए इनके गुरु से लेकर और शहबाज शरीफ से लेकर राना सनाउल्लाह तक, मेरा ख्याल है कि एक पूरी तारीख लिखी जा सकती है पंजाब के बारे में जो कुछ वो कहते रहे। तो इसलिए वो ये साबित नहीं कर सके। पंजाब बेस है सियासत का, लाहौर अब भी सियासी दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का। आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो इकदाम इमरान खान ने कर दिए हैं वो वापस नहीं लिए जा सके। मैं कहता हूं खुशी से आप कायम रखें वफाकी हुकूमत, हम सूबाई इलेक्शनों में जा रहे हैं, पता चल जाएगा आटे दाल का। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, उससे पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए, इनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद अभी अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक ट्वीट की और कहा कि आप मुशावरत के लिए आना चाहते हैं, लीजिए ये सरप्राइज आपके लिए, कर लो मुशावरत। उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि जब तक आप मजीद 70 इस्तीफे मंजूर नहीं करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पार्लिमानी लीडर और जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो हमारा ही रहेगा। फवाद चौधरी साहब आज बरमला कह चुके हैं कि हमने परवेज खटक को ये टास्क सौंप दिया, उनके साथ चीफ व्हिप आमिर डोगर होंगे जो स्पीकर से बात करेंगे कि हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पार्लिमानी लीडर और फिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ओहदा है वो दिया जाए, वो देंगे। हम असेंबली में वापस चले जाएंगे, लेकिन असेंबली में वापस जाने का रास्ता खुद हुकूमत बंद करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूँ लग रहा है कि जैसे कॉर्नर्ड करने की, बंद गली में लाने की कोशिशें हो रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस क्यों आना चाहती है? क्या कोई यकीन दहानी है? जैसे एजाज चौधरी साहब शायद बताने से कासिर रहे हैं कि क्या ग्रीन सिग्नल है, आप जा रहे हैं किसके इमा पर, किसके कहने पर? क्योंकि 2014 के धरने के बाद भी जब आप एक क्लियर कट स्टांस लिए हुए थे कि आप असेंबली वापस नहीं जाएंगे, तो आप असेंबली में वापस चले गए। फिर मशहूर ज़माना ख्वाजा आसिफ साहब का वो स्टेटमेंट है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।
अब एक बार फिर जब आप ये कहते रहे कि इंपोर्टेड हुकूमत है, मरासला सरकार है, इनको हम मान ही नहीं सकते, असेंबली में जाने का मतलब ये होगा कि हम इनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, तो उसी असेंबली में वापस जा रहे हैं आप। खैर, पंजाब के महाज पर पंजाब हुकूमत और ऑपोजिशन के पास निगरान वजीर आला की तैनाती का वक्त आज रात 10 बजे खत्म हो रहा है। परवेज इलाही की तरफ से पहले ही 3 नाम ऑपोजिशन को भिजवाए जा चुके हैं, जिनमें अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा, मोहम्मद नसीर खान, इनके नाम तजवीज़ किए गए और इन नामों का पोस्टमार्टम हमने गुज़श्ता रोज़ आपके सामने रखा था। और अब से कुछ देर पहले नून लीग की जानिब से यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज ने एक तो अपनी जो है वही टास्क सौंप दिया है अपनी जगह पर मलिक अहमद खान साहब को, और उन्होंने अब एक गवर्नर को 3 नाम भिजवा दिए हैं, जिनमें सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम गवर्नर को भिजवाए गए हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम और सेकंड पे जो है आहद खान चीमा का नाम भेजा गया है। हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नामों में एहसन भोन और नासिर महमूद खोसा ने निगरान वज़ीर आला के ओहदे से माजरत कर ली, तो इस वक्त गवर्नर के पास 4 नाम मौजूद हैं और इन्हीं 4 नामों से मुमकिना तौर पर कोई निगरान वज़ीर आला पंजाब बन सकता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली तहलील होने के बाद कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ सूबे के निगरान वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत करते हैं। इन दोनों रहनुमाओं के पास 3 दिन का वक्त था, जिसमें इन्हें मुशावरत करने के बाद एक नाम पर इत्तफाक करना था। आज रात 10 बजे ये वक्त खत्म हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से कोई भी एक दूसरे को दिए गए नामों पर मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर दोनों फरीक निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफिक होने में कामयाब नहीं होते, तो निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का मामला एक पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाता है। 3 नाम हुकूमत की तरफ से और 3 ऑपोजिशन की तरफ से आएंगे, जिन पर यह पार्लिमानी कमेटी मुश्तमिल होगी, और उसके बाद वो जो नाम दोनों तरफ से तजवीज़ किए गए हैं, पार्लिमानी कमेटी इन नामों को ज़ेरे गौर लाएगी और पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 हीरोज़ होंगे। और अगर उसमें भी कोई डेडलॉक हो जाता है यानी एक नाम पर इत्तफाक नहीं होता, तो यही नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला की तैनाती करेगा। बेहतर है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई रास्ता निकाले, तभी जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अगर डेडलॉक रहेगा तो इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करेगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे परवेज़ इलाही की सियासत पर कुछ बात करेंगे। मुस्लिम लीग काफ क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल करने के बाद शाबाशी की उम्मीद और अगले लाहेमल की तजवीज़ लेने ज़बान पार गए, लेकिन वापसी पर इमरान खान को काफ लीग की पीटीआई में जम करने की ख्वाहिश का बोझ कांधों पर लादे आए। साफियों से गुफ्तगू में बेटे के हाथों मजबूर परवेज़ इलाही ने मीडिया टॉक में इमरान खान और अपने साहबजादे की ख्वाहिशों का रोना भी रोया और अगले रोज़ पार्टी के कर्ता धर्ताओं का इजलास बुलाकर ये तजवीज़ उनके सामने रखी। पार्टी रहनुमाओं ने भी मुनस और इमरान खान की ख्वाहिश के आगे सरे तस्लीम खम किया और यूं बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि 1-2 रोज़ में काफ लीग पीटीआई में बाकायदा जम हो जाएगी। लेकिन परवेज़ इलाही ये भूल गए कि काफ लीग उनकी मिल्कियत नहीं है, बल्कि इसके असल वारिस तो चौधरी शुजात है और जमात की अब तक तमाम कामयाबी चौधरी शुजात ही के बरहूने मिन्नत है। चौधरी परवेज़ इलाही को बदलते तेवर और पार्टी का अलहदा शनाख्त खत्म होते देखकर शुजात हुसैन ने भी वो काम किया जो परवेज़ इलाही के वहमो गुमान में भी नहीं था। मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में जम करने से मुताल्लिक बयान पर उन्होंने परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दी। न सिर्फ परवेज़ इलाही की बल्कि साथ ही मोनिस इलाही की रुकनीयत मुअत्तल करते हुए शो कॉज इशू किया गया। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को ये ख्याल है कि इमरान खान उन पर नवाजिशात करेंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगले सेटअप के अंदर भी वज़ारत आला उनके पास होगी, पार्लिमानी लीडरशिप उनके पास होगी। ऐसे बहुत सारे ख्वाब शायद चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें थोड़ी सी हिस्ट्री पर भी निगाह डालनी चाहिए और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, ये माजी करीब की बातें हैं। जहांगीर तरीन ने इमरान खान पर एहसान किया, क्योंकि आज परवेज़ इलाही इमरान खान पर यह एहसान किए हुए हैं कि उन्होंने उनके कहने पर असेंबली डिसॉल्व कर दी है। ऐसे बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़े एहसानात जहांगीर तरीन के थे, अलीम खान के थे, चौधरी सरवर के थे, फौजिया कसूरी के थे, अकबर इस बाबर के थे, वजीउद्दीन के थे। मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन उनके साथ इमरान खान ने क्या किया ये तारीख का हिस्सा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।